हम लोग मुस्लिम लॉ कर रहे हैं। मुस्लिम लॉ में सबसे पहले आप लोगों का जो मॉड्यूल है उसमें आप लोगों को पहले पढ़ना है कि मुस्लिम लॉ में सोर्सेस क्या हैं मुस्लिम लॉ के। इसके बाद मुस्लिम लॉ में स्कूल्स कितने हैं, ठीक है, शरीयत एक्ट क्या है, उनके मैरिजेस कितने टाइप के होते हैं, डाइवोर्स कितने टाइप के होते हैं, मेंटेनेंस का क्या प्रोविज़न है उनके इसमें, ठीक है, फिर गार्डियनशिप क्या है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, फिर इंडियन सक्सेशन एक्ट और फिर पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट। ये आपका सिलेबस के अंदर कवर है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आएंगे नीचे, हु इज मुस्लिम। सबसे पहला आपको सवाल यही पूछा जाएगा, मुस्लिम कौन होता है, ठीक है, अंडर मुस्लिम लॉ। तो मुस्लिम कौन होता है? मुस्लिम का मतलब है ए मुस्लिम इज रिगार्डिंग मुस्लिम बाय बर्थ इफ बॉर्न टू मुस्लिम पेरेंट, एंड सेकेंड अकॉर्डिंग टू शरिया एक्ट इफ वन ऑफ पेरेंट इज मुस्लिम एंड ब्राउट अप एज मुस्लिम, वेदर लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट मुस्लिम कैन बी बाय कन्वर्जन और प्रोफेशन, ठीक है। तो मुस्लिम का मतलब है कि कोई एक पेरेंट जो है मुस्लिम होना चाहिए, ठीक है, या शरिया एक्ट के हिसाब से जो मुस्लिम है या तो वो मुस्लिम धर्म को प्रोफेस करता हो या कन्वर्ट हो गया हो मुस्लिम लॉ में, ठीक है, तो वो मुस्लिम माना जाएगा। इसके बाद अगला है आपका सोर्सेस ऑफ मोहम्मदन लॉ, मतलब मुस्लिम लॉ। तो मुस्लिम लॉ के 8 सोर्सेस हैं, ठीक है, 4 एंशिएंट सोर्सेज में आते हैं और 4 आता है मॉडर्न सोर्स में, ठीक है। एंशिएंट सोर्स में आता है आपका पहला कुरान, दूसरा सुन्ना, तीसरा इजमा, चौथा कियास और पांचवा होता है कस्टम, ठीक है। मॉडर्न सोर्सेस में मोहम्मदन लॉ के इक्विटी, जस्टिस एंड कॉन्सेंस, प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेशन, ठीक है, ये 8 तरीके के सोर्सेस हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एंशिएंट सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ क्या है, तो 4 है मेन। एक होता है कुरान, दूसरा कौन ज्वाइन किया भाई, हाँ, तो 4 एंशिएंट सोर्सेज हैं और 4 है आपका मॉडर्न सोर्सेज। एंशिएंट सोर्स में पहला है कुरान, दूसरा है सुन्ना, तीसरा है इजमा, चौथा है कियास, ठीक है। पांचवा भी है, कस्टम को भी बोला जाता है, लेकिन कस्टम जो है दोनों में फॉल हो सकता है, मॉडर्न में भी एंशिएंट में भी, ठीक है, लेकिन एंशिएंट में उसको कवर किया गया है। तो एंशिएंट में 5 है और 4 है आपका मॉडर्न सोर्सेस में। अब सबसे पहले कुरान क्या है, एक सेकंड, हाँ, कौन आया भाई, सबसे पहले आपका मुस्लिम लॉ में कुरान है, ठीक है, सोर्स में। तो कुरान जो है डिराइव्ड हुआ था अरेबिक वर्ड क्यूरा से, ठीक है, जिसका मतलब होता है टू रीड, ठीक है। कुरान एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है क्वेरा, ठीक है, क्वेरा का मतलब होता है टू रीड, ठीक है। इसमें है कम्युनिकेटेड बाय प्रोफेट बाय गब्राइल एंजल ऑफ रिवेलेशन इन फॉर्म ऑफ मैसेजेस वाही over 23 years, around 6,000 verses out of which 200 deal with legal principles such as marriage, matrimonial remedies, maintenance, acknowledgement of paternity, transfer of property, gift, will, inheritance, etc. ठीक है, इसके अंदर सब बताए गए हैं, ठीक है। इसके बाद है abolished objectionable customs like female infanticide, gambling, usury मतलब प्रैक्टिसेस ऑफ लेंडिंग मनी एट अनरीजनेबल हाई इंटरेस्ट एंड अनलिमिटेड पोलीगैमी। इसके बाद कुरान में क्या क्या कवर है, प्रोविजन फॉर सेफ गार्डिंग इंटरेस्ट ऑफ माइनर एंड डिसेबल एंड फॉर ओवरऑल इंक्रीजिंग द स्टेटस ऑफ वुमेन वर ऑल्सो देयर। ये सब जो है कुरान के अंदर कवर किया गया है। दूसरा है आपका एंशिएंट सोर्सेस में सेकेंड सोर्स सुन्ना, ठीक है। सुन्ना का मतलब होता है, सुन्नत भी बोलते हैं इसको, ठीक है, सुन्ना का मतलब होता है दी पाथ, ठीक है। ये सेकंड सोर्स है मुस्लिम लॉ में। वॉट एवर द प्रोफेट सेड, ठीक है, मतलब प्रोफेट मोहम्मद इस्लाम धर्म में वो क्या बोलते हैं उनको, मैसेंजर ऑफ गॉड थे, ठीक है। उन्होंने जो भी कहा, ठीक है, उन्होंने जो भी करा, ठीक है, उन्होंने जो भी करने का अनुसरण किया, उसको जो फॉलो करते आए उसको बोला जाता है सुन्ना, ठीक है। वॉट एवर द प्रोफेट सेड इन वर्ड्स, उसको क्या बोला जाता है, सुन्नत उल कौल, ठीक है। वॉट एवर ही डिड, प्रोफेट मोहम्मद ने जो भी किया
वो सुन्नत उल फेल कहा गया। ठीक है, इसके बाद है वॉट एवर ही अलाउड टू बी डन विदाउट एक्चुअली सेइंग इट, उसको बोला जाता है सुन्नत उल तकरीर। मतलब सुन्ना जो है 3 टाइप का होता है। ठीक है, प्रोफेट मोहम्मद ने जो बोला उनको सुन्नत उल कौल में कवर किया गया है। प्रोफेट मोहम्मद ने जो किया वो सुन्नत उल फेल में कवर किया गया है। और उन्होंने जो भी करने के लिए अलाउ किया, ठीक है, उसको सुन्नत उल तकरीर में कवर किया गया है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि सेकंड सोर्सेज क्या है मुस्लिम लॉ में एंशिएंट में, तो वो है सुन्ना। ठीक है, सुन्ना क्या है, तो जो भी प्रोफेट मोहम्मद ने कहा, किया या करने के लिए जो अलाउ किया, ठीक है, उसको बोला जाता है सुन्ना। इसके बाद अगला है दीज सुन्नत कुड बी मैनिपुलेटेड एज दे वर नॉट सर्टेन एज द कुरान एंड यूज्ड एज अ पॉलिटिकल वेपन विच हैपेंड ड्यूरिंग द रूल ऑफ उमैयद डायनेस्टी। सो दीज सुन्नत वर collected and complied by various people and these collection were called musnads, musnads बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये हो गया ऑल अबाउट सुन्ना, सेकंड सोर्सेज। तीसरा सोर्स है आपका इसमें इंपॉर्टेंट इजमा। ठीक है, इजमा क्या है, इजमा द कंसेंसस ऑफ द मोस्ट लर्न्ड मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, दिस सोर्स हैज बीन वैलिडेटेड बाय बोथ कुरान एंड प्रोफेट वाया सुन्नत। ठीक है, तो ये जो इजमा है ये मतलब होता है ना, जैसे हम लोगों में धर्म गुरु जो भी बताए उसके अनुसरण करते हैं हम लोग, बराबर। तो इन लोगों में भी जो लर्नेड मेंबर हैं उनके कम्युनिटी में, ठीक है, उनके आधार पर, उनके कॉन्सेंसस के आधार पर जो भी बनाए गए वो इजमा कहलाता है। ठीक है, ये कुरान और ये आपका क्या बोलते हैं, द सोर्सेज हैज बीन वैलिडेट बाय द बोथ कुरान एंड प्रोफेट वाया सुन्नत। ओके, समझ गया। एक सेकंड ना, कौन आया भाई, इंडिया हिंदुस्तान। ठीक है, ठीक है, तो ये इजमा है। इजमा का मतलब उनके जो लर्नेड मेंबर ऑफ कम्युनिटी है उनके कॉन्सेंसस के आधार पर ये इजमा बना था। इसके बाद है फोर्थ आपका कियास। कियास क्या है, सियाज डोंट रिकॉग्नाइज इट। ठीक है, मुस्लिम लॉ में दो तरह के मुस्लिम होते हैं। एक होता है सिया मुस्लिम, एक होता है सिया और सुन्नी मुस्लिम। ठीक है, 2 तरीके के होते हैं। तो ये जो कियास है फोर्थ ये सोर्स, वो सिया लोग इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। ठीक है, पहली बात। अब कियास क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल डिडक्टेड बाय द मेथड ऑफ एनालॉजी एंड इंटरप्रिटेशन फ्रॉम द कुरान, सुन्नत और इजमा। ठीक है, कुरान, सुन्नत और इजमा को इंटरप्रेट करने के बाद, जैसे कुछ ऐसे नए, मान के चलो कुरान बहुत पुराने जमाने में बना था, बराबर, तो आज के कुछ ऐसे सिचुएशन है जहाँ पे उससे कुछ नहीं पता चल रहा हो, बराबर, तो उसमें एनालॉजी लगा। जैसे कैसे होता है, कोर्ट में कोई कानून बना, बराबर, अब कानून के हिसाब से अभी उसमें कुछ सिचुएशन ऐसा आ गया जहाँ पे कानून को जो कानून बना है वो काम ही नहीं कर रहा है, बराबर, तो वहाँ पे क्या लगता है, कोर्ट का इंटरप्रिटेशन लगता है। तो कियास जो होता है वही इंटरप्रिटेशन करके बनाया जाता है। ठीक है, कोई ऐसा सिचुएशन आ गया है जहाँ पे कुरान भी सही से नहीं समझा पा रहा है, या आपका इजमा नहीं सही से समझा पा रहा है, या सुन्ना नहीं समझा पा रहा है, बराबर, तो उस समय पे कियास का इस्तेमाल किया जाता है, वो इंटरप्रिटेशन के तौर पर। तो ये मेन 4 जो है सोर्स है मुस्लिम लॉ में। 5वां है आपका कस्टम। कस्टम का मतलब होता है भाई जो क्या बोलते हैं उसको, जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, ट्रेडिशन को ऐसा जो शुरू से चला आ रहा है, तो वो भी एक सोर्स होता है आपका मोहम्मदन लॉ में। वो हर धर्म के लॉ में सोर्स होता है। ठीक है, हिंदू लॉ भी आप अगले सेमेस्टर में पढ़ोगे तो उसमें भी कस्टम भी सोर्स है। ठीक है, अभी है आपका कस्टम बता दिया मैंने, जो ट्रेडिशन शुरू से चलते आ रहा वही है। इसके बाद है आपका मॉडर्न सोर्सेस। मॉडर्न सोर्सेस में इक्विटी, जस्टिस एंड कॉन्सेंस है। इसके बाद प्रेसिडेंट है और लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब कानून जो है आपका सरिया एक्ट बना या कोई भी ऐसे लॉज हैं, ठीक है, जिसको लेजिस्लेचर ने बनाया है, तो वो भी एक सोर्स होता है, बराबर। इसके बाद प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब क्या है, कोई भी ऐसे पहले कुछ डिसीजन दिए गए हैं, ठीक है, उस सेम वैसे ही मैटर आ रहा है, ठीक है, तो उसके आधार पर भी ये सोर्स माना जाता है। जैसे अभी इसमें लिखा है डिसीजन ऑफ जजेस ऑन बेसिस ऑफ इक्विटी एंड एक्सप्लेन प्रिंसिपल क्लियरली व्हाइल डिसीजन आर टेकन। ठीक है,
इसके बाद सो व्हेनेवर अ सिमिलर केस कम्स अप देन इट्स यूज, बराबर। पहले कोई ऐसे मसले थे या कोई ऐसा सिचुएशन था जहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, उस समय पे जो भी उसका हल निकाला गया होगा वही हल आज भी लागू होगा। तो वो क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। अगर लॉ में देखें तो सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा जजमेंट देता है रेप के ऊपर सपोज, ठीक है, तो वो प्रेसिडेंट बन जाता है। अब ऐसा ही सिचुएशन अगर रहेगा रेप का बाद में या मर्डर का बाद में, तो कोर्ट फिर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएगा, जो प्रेसिडेंट है उसी के आधार पर फैसला ले लेगा, ठीक है। कि भाई पहले एक मर्डर हुआ था जिसमें चाकू मारा था, तो वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन में नहीं आया था, तो अभी जो मर्डर होगा चाकू मार के तो नहीं, इसको भी रेयरेस्ट में नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट सेट हुआ है कि पहले मर्डर हुआ था तो उसमें नहीं माना था, तो आज भी नहीं मानेंगे। तो प्रेसिडेंट का मतलब कुछ पहले डिसाइड किया गया है, अगर सिमिलर मैटर आता है तो आपको वही लेना है, ठीक है, ये होता है प्रेसिडेंट। इसके बाद है इक्विटी, जस्टिस एंड कॉन्सेंस। ये है ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड मुस्लिम लॉ ऑल्सो अंडरवेंट मेनी चेंजेस। इफ देयर इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन एंड नो स्पेसिफिक रूल देन कोर्ट विल फॉलो द इक्विटी, जस्टिस एंड कॉन्सेंस सोर्स, ठीक है। इफ इट इज टू रिजिड then law are modified to meet changing condition of society and rules of the equity are applied, ठीक है। एक सेकंड, अब कौन आया? तो ये होता है इक्विटी, जस्टिस एंड कॉन्सेंस। जज गिव्स डिसीजन एज पर इक्विटी, जस्टिस एंड कॉन्सेंस एज इट लॉ शुड नॉट बी सफरिंग टू पीपल, ठीक है। जस्टिस मिले सबको, इक्विटी रहे, इसके आधार पर जो है जज डिसीजन लेता था। तो ये हो गया आपका 4 मॉडर्न सोर्सेस। तो अभी मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जो भी अभी ज्वाइन किए हैं, हमने अभी पढ़ा है मुस्लिम कौन होता है, ठीक है, जो मुस्लिम धर्म को प्रोफेस करता है, ठीक है, या जो कन्वर्जन के बाद मुस्लिम बना हो, ठीक है, या जिसके माता पिता मुस्लिम हो, वो जो भी बच्चे होंगे उनके वो मुस्लिम कहलाएंगे। तो ए मुस्लिम इज रिगार्डिंग मुस्लिम बाय बर्थ इफ बॉर्न टू मुस्लिम पेरेंट, ठीक है, पहली बात। दूसरा, जो शरिया एक्ट को फॉलो करता हो, ठीक है। तीसरा, जो बाय कन्वर्जन बना हो, ठीक है। और चौथा, जो मुस्लिम धर्म को प्रोफेस करता है, उसको मानता है, उसका वो करता है, ठीक है, फॉलो करता है, तो वो मुस्लिम माना जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा हु इज मुस्लिम, ठीक है। इसके बाद है सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ। तो सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ में 8 सोर्सेस हैं, ठीक है। 5 जो है एंशिएंट सोर्स है और 3 जो है मॉडर्न सोर्स है, ठीक है। 3 नहीं 4 है वैसे मॉडर्न सोर्स। तो एंशिएंट सोर्स में है पहला सबसे कुरान, दूसरा है सुन्ना, तीसरा है इजमा, चौथा है कियास, पांचवा है कस्टम, ठीक है। मॉडर्न सोर्सेज में है इक्विटी, जस्टिस एंड कॉन्सेंस, इसके बाद है प्रेसिडेंट और लेजिस्लेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपके सोर्सेज मैंने पहले बता दिया है, जो भी लेट आए हैं वो यूट्यूब से देख लीजिएगा, मैं लिंक डाल दूंगा ग्रुप में, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ के बारे में, ठीक है। तो मुस्लिम लॉ के अंदर जो है आपको लोगों को मैंने शुरू में बताया 2 टाइप के मुस्लिम होते हैं। पहला होता है सुन्नी, दूसरा होता है सिया, ठीक है। अब सिया स्कूल ऑफ लॉ, सुन्नी स्कूल ऑफ लॉ में 4 तरीके का स्कूल है, ठीक है। सुन्नी लोगों में कौन कौन सा है? पहला है हनफी स्कूल, दूसरा है मलिकी स्कूल, तीसरा है सैफी स्कूल और पहला है हनफी, दूसरा है मलिकी, तीसरा है सैफई और चौथा है हनबली। ये सुन्नी लॉ के अंदर जो है लॉ स्कूल्स हैं, ठीक है। अभी सिया लॉ के अंदर 3 स्कूल है। कौन कौन से हैं? आप लोगों को मैंने जो PDF भेजा है उसमें देखो मस्त डायग्राम बनाया है, उसमें देखो, ठीक है। तो सिया में है पहला इथाना असरिया, दूसरा है इस्माइलिया और तीसरा है जैदिया, ठीक है। तो अंडर सुन्नी लॉ 4 कैटेगरी के स्कूल हैं, अंडर सिया लॉ 3 कैटेगरी के स्कूल हैं, ठीक है। अभी इसके बाद आपका है सुन्नी स्कूल क्या अंदर आते हैं हम लोग, ठीक है। हनफी स्कूल, पहला स्कूल क्या है सिया लॉ में, सुन्नी लॉ में हनफी स्कूल। अब हनफी स्कूल क्या होता है? तो हनफी स्कूल फाउंडेड इन कूफा प्लेस, सो ऑल्सो नोन एज कूफा स्कूल, ठीक है। कुछ कूफा प्लेस था
वहाँ पे ये फाउंड किया गया था, इसीलिए इसको कूफा स्कूल भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद इमाम अबू हनीफा वज फाउंडर, वेल रिप्रेजेंटेड इन ईरान एंड सीरिया एंड वास्ट मेजोरिटी इन इंडिया ऑल्सो बिलोंग टू दिस स्कूल। ठीक है, इंडिया के बहुत सारे मुस्लिम जो हैं वो हनफी स्कूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, फेमस बुक रिटन बाय हिम मुवट्टा फीचर ऑफ हिज दिस स्कूल लेस ऑन ट्रेडिशन मोर ऑन कियास, दे अप्लाई इजमाज एंड ज्यूरिस्टिक डिसीजंस। ठीक है, दूसरा है मलिकी स्कूल। मलिकी स्कूल में है, मलिकी स्कूल ऑल्सो नोन एज मदीना स्कूल, known after Imam Malik bin Ana founder, North Africa, Central Africa, Spain, gave importance to Sunnah, prepared legal code, and his successor completed, also known as AI मुवट्टा। ठीक है, तो हनफी स्कूल जो है ना वो इजमा को अप्लाई करता है ज़्यादा और ज्यूरिस्टिक डिसीजन को ज़्यादा वैल्यू देता है। मलिकी स्कूल सुन्ना को इम्पोर्टेंस देता है और लीगल कोड को प्रिपेयर करके उनके सक्सेसर को कंप्लीट करने के लिए कहता है। अगला है आपका सैफी स्कूल। ठीक है, इमाम सैफी फाउंडर, लोअर इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, इराक, पर्सिया, वेस्ट कोस्ट इंडिया। मतलब ये जो सैफी स्कूल है वो कहाँ कहाँ ज़्यादा यूज किया जाता है, कहाँ कहाँ के लोग मानते हैं इसको, तो लोअर इजिप्ट में, साउथ अफ्रीका में, इराक में, पर्सिया में और वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में। ठीक है, इमाम ट्रेवल्ड डिफरेंट प्लेसेस एंड एज पर हिज व्यूज ही फॉर्म्ड दिस स्कूल। ठीक है, ही अडॉप्टेड मिडिल कोर्स, बेट हनीज, कियास एंड मलिक ट्रेडिशन। ही इस्टाब्लिश इजमा एज सोर्स ऑफ लॉ एंड रिकॉग्नाइज्ड सुन्ना एज प्रॉफिट। हिज डिसिपल वॉज अहमद इब्ना हनबल। ठीक है, तो ये हो गया सैफी स्कूल। लास्ट है इनका हनबली स्कूल, सुन्ना स्कूल के अंदर। ठीक है, तो इमाम हनबली बिलीव्ड ट्रेडिशन कैन नॉट बी चेंज एज इट्स लिटरल, व्हेनेवर व्हाटएवर इज गिवन इज देयर, इट प्रिवेल्ड इन सऊदी अरेबिया। तो हनबली स्कूल जो है ना, मतलब इनके जो फॉलोअर्स हैं हनबली स्कूल के, वो सऊदी अरेबिया में ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है आपका सिया स्कूल में। तो सिया स्कूल के अंदर भी 3 था। ठीक है, पहला है सिया स्कूल में इमाम इज फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ लॉ एज पर देम। इमाम जफर 6 इमाम फाउंडेड दिस स्कूल। rivalry was there, so sub schools were formed. After death of Jafar, minority of Shias followed his elder son Ismail and came to be known as Ismailiya। ठीक है, तो ये इस्माइलिया लॉ के बारे में बता रहा है। They believe Ismail is always with them and is final authority in law and religion. Ismailiya Shias believed 7 imam are there and called as seveners. After death, majority followed Musa Qasim. This came to be known as Isat Izaria and majority belong to this school। देखो मैं पढ़ाने के लिए ही पढ़ा रहा हूँ ये, क्योंकि मैं भी तो इस धर्म को फॉलो नहीं करता, तो मुझे डिटेल में नहीं पता है। ठीक है, अगर किसी को पता हो तो अगर मेरे से गलती हो तो बताना प्लीज़। हाँ, तो इसके बाद है जैदिया स्कूल। ठीक है, जैदिया स्कूल आफ्टर डेथ ऑफ 4th इमाम जैनुल आबिदीन, 1 section एक्सेप्टेड हिज सन ज़ियाद एज इमाम एंड फाउंड इन सऊदी अरेबिया। तो जैदिया स्कूल भी सऊदी अरेबिया में ही फॉलो किया जाता होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, इसके बाद अगला है आपका अदर पॉइंट्स। लीगल प्रिजम्पशन इन स्कूल इज दैट मेजोरिटी इन इंडिया आर सुन्नीज। ओके, चलो ये तो समझ में आया थोड़ा बहुत कि अपने इंडिया के अंदर जो मेजोरिटी मुस्लिम है ना वो सुन्नीज हैं। ठीक है, सो पार्टीज टू द सूट आर सुन्नीज अनलेस डिक्लेरेशन गिवन दैट दे आर शिया। ओके, एनी अडल्ट कैन सेलेक्ट स्कूल ऑफ देयर चॉइस। कोई भी अडल्ट है जो इस्लाम धर्म को फॉलो करता है वो किसी भी स्कूल को बाय चॉइस जो है सेलेक्ट कर सकता है, चाहे उसको इस्माइलिया
वो फॉलो करना हो, या हनबली या सैफी, जिसको जो करना है वो कर सकते हैं अपना। इसके बाद है लॉ ऑफ डिफेंडेंट विल अप्लाई इफ दे डू नॉट बिलोंग टू सेम स्कूल। अगला है आपका मुस्लिम पर्सनल लॉ, जिसको शरीयत एक्ट भी बोला जाता है, इसके बारे में तो हम पढ़ते हैं आगे। नॉट विद द स्टैंडिंग एनी कस्टम और यूसेज ऑफ contrary in all question save questions relating to agriculture land regarding interstate succession, special property of female including personal property inherited or obtained under contract or gift or any other provision of personal law, marriage, dissolution of marriage including talaq, इला, जिहार, लियान, खुला, मुबरत, मेंटेनेंस, डावर, गार्डियनशिप, मतलब सब कुछ इसके अंदर जो है आपका कवर किया गया है मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर। ठीक है, सेक्शन 2 जो है इस एक्ट का वो मेजर चीज़ों को कवर करता है। क्या क्या कवर करता है? सेक्शन 2 ऑफ शरीयत एक्ट प्रोवाइड्स दैट इन केस देयर वेयर बोथ ऑफ द पार्टीज आर मुस्लिम द रूल फॉर डिसीजन शैल बी मुस्लिम लॉ। ठीक है, इफ द केस इन्वॉल्व्स एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर। सबसे पहला इंटीस्टेट सक्सेशन, स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ द फीमेल, इसके बाद है मैरिज, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, मेंटेनेंस, डावर, गार्डियनशिप, गिफ्ट, ये सब के बारे में बात करता है। अब सबसे पहला है आपका, किधर गया, हाँ, इसमें जिहार। जिहार क्या है भाई? किसी को पता है क्या जिहार क्या होता है? चलो मैं पढ़ देता हूँ, इसमें दिया भी नहीं है कि जिहार क्या है। जिहार एन इंसल्ट प्रोफर्ड बाय अ हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ which likens the wife to some prohibited female relation of his and exposes the husband to divorce, उसको जिहार बोला जाता है। दूसरा है खुला, the right of a woman in Islam to divorce and it means separation from her husband. After divorce, the husband is responsible for the education and maintenance of the children. A woman seeks a khula while a man seeks a talaq. The iddat period also allows for reconciliation for the husband and wife. खुला का मतलब तो ये मालूम है मुझे कि मुस्लिम महिलाएं अगर डाइवोर्स लेना चाहती हैं तो वो अपने पति को खुला दे देती हैं, मतलब तलाक दे देती है। ठीक है, वो सामने से महिला देती है। पति अगर बोला कि तलाक चाहिए तो वो सामने से बोल देती है कि ठीक है तलाक। ठीक है, तो खुला होता है वो। मुबरत, द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड मुबरत इज ऑब्टेनिंग रिलीज फ्रॉम ईच अदर. It is said to take place when the husband and wife with mutual consent and desire obtain release and freedom of their married state. मुबरत का मतलब है पति पत्नी सहमति से जब डाइवोर्स लेते हैं तो उसको बोला जाता है मुबरत। ठीक है, अगला है इला, लिटरली मीन्स ओथ और वोव। इला इज एन ओथ टेकन बाय हस्बैंड इन गॉड्स नेम टू रिफ्रेन फ्रॉम हैविंग सेक्स विद हिज वाइफ। लियान क्या होता है? If the husband levels false charges of unchastity or adultery against his wife, then this amount to character assassination and the wife has got the right to ask for divorce on these ground. Such a mode of divorce is called liyan. ओके, मतलब पति के ऊपर कोई अडल्ट्री या अनचेस्टिटी का कोई चार्ज लगता है। ठीक है, अगर वो महिला चाहती है कि उस पति को डाइवोर्स दे दें तो वो जो डाइवोर्स देगी उसको बोला जाएगा लियान। ठीक है, अब है अगला आपका इद्दत। ठीक है, इद्दा या इद्दत इज द पीरियड ऑफ अ वुमन मस्ट ऑब्जर्व आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड और आफ्टर अ डाइवोर्स ड्यूरिंग सच मे नॉट मैरी अनदर मैन। ठीक है, इद्दत पीरियड वही मेरे हिसाब से 4 मंथ का होता है कुछ। ठीक है, इद्दत पीरियड, डाइवोर्स हुआ या पति मर गया तो 4 महीने तक वो किसी के साथ फिजिकल नहीं होते हैं उस पीरियड में। इसके बाद वो किसी से भी शादी कर सकती है। ठीक है, ऐसा रहता है। इसके बाद अगला है आपका ये तो हो गया। इसके बाद आ जाओ नीचे,
इसके बाद नीचे है मैरिज, ठीक है। मुस्लिम लॉ के अंदर मैरिज कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। अगला है मुस्लिम लॉ में निकाह इन मुस्लिम लॉ, ठीक है। यूनियन ऑफ सेक्सेस इन लॉ इट्स मैरिज, केस लॉ अब्दुल कादिर वर्सेस सालिमा एज, ये तो केस लॉ के बारे में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। एसेंशियल फॉर वैलिड मैरिज, ठीक है। सबसे पहले आपको एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा आपको कि क्या बोलते हैं मुस्लिम लॉ के अंदर वैलिड मैरिज के एसेंशियल क्या क्या हैं, ठीक है। एसेंशियल भी पूछा जाएगा और मैरिज कितने टाइप का होता है ये भी पूछा जाता है। तो देखो ऊपर में दिया हुआ है काइंड्स ऑफ मैरिज। सबसे पहला मैरिज होता है वैलिड मैरिज, ठीक है, जिसको सही मैरिज बोला जाता है। दूसरा होता है फासिद मैरिज, जिसको इर्रेगुलर मैरिज कहा जाता है। तीसरा होता है बातिल मैरिज, ठीक है, जिसको वॉइड मैरिज बोला जाता है। बातिल मैरिज का मतलब है बैड फॉर्म ऑफ मैरिज, ठीक है। तो ये 3 हो गया। और एक एक्स्ट्रा होता है मुट्टा मैरिज। मुट्टा मैरिज का मतलब होता है टेम्पररी पीरियड के लिए, एंजॉयमेंट के लिए शादी करना, ठीक है। बाद में अगर आपको लगता है कि नहीं अब नहीं कंटिन्यू करना है तो आप डाइवोर्स दे सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली जो है 4 टाइप ऑफ मैरिज होता है मुस्लिम लॉ के अंदर। पहला होता है सही मैरिज, SAHIH, सही। सही मैरिज को वैलिड मैरिज कहा जाता है। दूसरा होता है फासिद मैरिज। फासिद मैरिज का मतलब होता है इर्रेगुलर मैरिज, ठीक है। फासिद मैरिज का एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि मान के चलो कोई लड़की है और वो कम उम्र की है, ठीक है। तो उसको अगर वो मेजोरिटी ऑफ एज में आ जाएगी तो वो फिर शादी क्या हो जाएगा, रेगुलर हो जाएगा। तो उससे पहले जो शादी है वो क्या है, इर्रेगुलर है। तो फासिद मैरिज बोलता है इर्रेगुलर शादी के बारे में। बातिल मैरिज का मतलब होता है वॉइड मैरिज, जो इलीगल है। जैसे मान के चलो पोलीगैमी अलाउ है मुस्लिम लॉ में, तो पोलीगैमी का भी आधार है कि 4 बीवी होगी, ठीक है। अगर आपको 5वीं बीवी करना है तो आपको 4 में से किसी एक को डाइवोर्स देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप 4 भी कंटिन्यू कर रहे हो और एक और कर लिया तो वो शादी क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, क्योंकि 5 शादी अलाउ ही नहीं है, 4 ही शादी अलाउ है। तो बातिल का मतलब होता है वॉइड फॉर्म ऑफ मैरिज। चौथा है आपका मुट्टा मैरिज। मुट्टा मैरिज का मतलब होता है टेम्पररी पीरियड का मैरिज, ठीक है। ये इंजॉयमेंट के लिए किया जाता है। ये हो गया आपका काइंड्स ऑफ मैरिज। अगला है एसेंशियल ऑफ मैरिज। शादी करने के लिए एसेंशियल क्या क्या है वैलिड मैरिज के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला है कंसेंट। कंसेंट तो होना चाहिए, करेक्ट बात है, ठीक है। दोनों जिसको शादी करना है उसका कंसेंट तो लगेगा ही ना। इसके बाद है कैपेसिटी होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन का मतलब जैसे आप लोगों को पता है कि मुस्लिम लॉ में जो शादी होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो आप एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होता है, ऑफर आना चाहिए, बराबर। ऑफर को एक्सेप्टेंस होना चाहिए। मैंने बोला कि मुझे ये पेन बेचना है सपोज, अब सामने वाला एक्सेप्ट करेगा कि हाँ मुझे खरीदना है तभी ना। तो कैसे होता है मुस्लिम लॉ में शादी, आपको पता होगा, कबूल है, ये ऑफर दे रहा है, सामने वाला बोलेगा हाँ कबूल है, कबूल है, हाँ कबूल है, कबूल है, हाँ कबूल है, हो गया। ऑफर भी हो गया, एक्सेप्टेंस भी हो गया, ठीक है। अब कंसिडरेशन दिया जाएगा। कंसिडरेशन को बोला जाता है डावर, ठीक है, डावर या मेहर। वो जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है जो लड़का है, वो लड़की के नाम से उनके लिए कुछ अमाउंट फिक्स कर देता है, ठीक है। तो उस महिला को जब वो अमाउंट चाहिए तब वो ले सकती है अपने पति से, ठीक है। तो वो होता है कंसिडरेशन अमाउंट। तो याद रखना, जब मुस्लिम लॉ में वैलिड मैरिज का आपको बताना हो तो सबसे पहले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या लगता है वो सब कुछ इसमें आ जाएगा, क्योंकि मुस्लिम लॉ में शादी कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होना चाहिए, दोनों पार्टी का कंसेंट होना चाहिए, सही बात है। दोनों पार्टी कैपेबल होना चाहिए, सही बात है। ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, ठीक है, और कंसिडरेशन होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें हैं तो शादी वैलिड है। समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? देखो इंपॉर्टेंट चीजें समझो, मुस्लिम लॉ में 4-5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछेगा, ठीक है। हु इज मुस्लिम, सोर्सेस ऑफ मुस्लिम, ठीक है, स्कूल्स ऑफ मुस्लिम, काइंड्स ऑफ मैरिज, ठीक है, और एसेंशियल ऑफ मैरिज। अभी तक हमने 5 टॉपिक को कवर किया है।
हमने शादी देख लिया कितने टाइप के होते हैं। अब डाइवोर्स कितने टाइप का होता है वो देखो। देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ डाइवोर्स अंडर मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ के अंदर 2 कैटेगरी हैं डाइवोर्स देने के। सबसे पहला है एक्स्ट्रा जुडिशियल डाइवोर्स और दूसरा है जुडिशियल डाइवोर्स। ठीक है। अब एक्स्ट्रा जुडिशियल डाइवोर्स में कितने टाइप के डाइवोर्स हो सकते हैं? तो एक्स्ट्रा जुडिशियल डाइवोर्स में 3 टाइप के डाइवोर्स होते हैं। ठीक है। सबसे पहला है बाय हस्बैंड, पति द्वारा दिया गया तलाक कौन कौन सा होगा? पहला होगा तलाक सुन्ना, दूसरा होगा तलाक बिदा, तीसरा होगा इला और चौथा होगा जिहार। ये चारों पति दे सकता है। ठीक है, अपनी वाइफ को। वाइफ क्या दे सकती है? वाइफ दे सकती है तलाक तफवीज। वाइफ के द्वारा दिए गए तलाक को क्या कहा जाता है? तलाक तफवीज। ठीक है। अब पति पत्नी दोनों म्यूचुअल एग्रीमेंट से अगर डाइवोर्स देते हैं, ठीक है, अगर पति एक्सेप्ट करता है तो मुबरत होगा और पत्नी एक्सेप्ट करती है तो खुला होगा। ठीक है। मतलब मान के चलो मैं पति पत्नी मैं हूँ और मेरी वाइफ है। ठीक है। अगर मेरी वाइफ बोलती है, अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे तलाक चाहिए और वाइफ बोलती है ठीक है तलाक ले लो, ठीक है, तो वाइफ कंसेंट दे दी तो खुला हुआ। ठीक है। और अगर पति कंसेंट दे रहा है पहले तो वो होता है मुबरत। तो दोनों म्यूचुअल एग्रीमेंट से अगर डाइवोर्स खत्म करते हैं, शादी तोड़ते हैं, डिजॉल्व करते हैं, तो उसको बोला जाता है खुला एंड मुबरत। खुला वाइफ के तरफ से, मुबरत हस्बैंड के तरफ से, लेकिन म्यूचुअल कंसेंट के साथ। ठीक है। और आपका अगला है जुडिशियल डाइवोर्स। तो जुडिशियल डाइवोर्स होता है पहला लियान और दूसरा होता है फसक। ये मेरे हिसाब से कोर्ट के द्वारा ही दिया जाता होगा। ठीक है। जुडिशियल प्रोसेस है तो मतलब जुडिशियल प्रोसेस होगा ना। ठीक है। तो डाइवोर्स का समझा सबको। ये पूछा जाता है, ठीक है, कि तलाक जिहार कौन दे सकता है? तो तलाक जिहार पति देगा, तलाक सुन्ना पति देगा, तलाक बिदा पति देगा, तलाक इला पति देगा। ठीक है। वाइफ क्या दे सकती है? तलाक तफवीज। ठीक है। और दोनों सहमति से देगा तो उसमें अगर वाइफ कंसेंट दे रही है पहले तो खुला माना जाएगा, पति दे रहा है पहले तो मुबरत माना जाएगा। ठीक है। और अगला होता है जुडिशियल प्रोसेस से। समझ में आया डाइवोर्स का? हेलो। हाँ सर। हम लोगों ने अभी 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए। हाँ बोलिए दिव्या मैडम। अरे हैंड रेज वालों सवाल पूछिए। दोनों सर टॉपिक समझा। ओके ओके। मंगेश सर आपका हैंड रेज है? चलो आगे बढ़ते हैं, और नहीं तो इधर ही लेट हो जाएगा। ठीक है। तो हमने शादी के भी टाइप्स देख लिए, डाइवोर्स के भी टाइप्स देख लिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लाते हैं कहाँ पे? यहाँ पे नीचे थोड़ा डिफाइन किया है अच्छे से। ठीक है। देखो आप लोग पीडीएफ पढ़ लेना, उसमें थोड़ा डिटेल में बताया है। तलाक जब हस्बैंड देता है तो 2 तरीके का दे सकता है, तलाक हसन, तलाक अहसन। ठीक है। और दूसरा टाइप का होता है तलाक बिद्दत। तलाक बिद्दत में 3 टाइम वाला जो तलाक था वो ख़त्म हो गया है। ठीक है। ये भी याद रखिएगा। इसके बाद अगला है आपका, ये तो हो गया, हम लोगों ने पढ़ लिया तलाक का। अब ये भी हो गया है। एक लैंडमार्क केस है, याद रखिएगा। हाँ, ये वाला मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम, शाह बानो का केस। ठीक है। इसमें क्या हुआ था? ये वाला है कौन सा आपका यार, मेंटेनेंस का। ठीक है। उसका पति सऊदी रहता है, इसको यहाँ पे तलाक दे देता है, और वो तो बोलता है मुस्लिम लॉ में मेंटेनेंस का कोई वो प्रोसीजर ही नहीं है। ठीक है। तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, सीआरपीसी में जो मेंटेनेंस का प्रोविज़न है अंडर सेक्शन 125 वो मुस्लिम लॉ पे भी लागू होता है, क्योंकि सीआरपीसी जो है वो न्यूट्रल लॉ है। ठीक है।
वो सेक्युलर लॉ है, वो हर किसी पे लागू होता है, ठीक है। तो इसी केस के बाद मुस्लिम महिलाओं को भी मेंटेनेंस का पूरा अधिकार मिला और कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन किया सेक्शन 125 का, और बोला कोर्ट ने कि नहीं, सीआरपीसी का 125 जो है वो सेक्युलर लॉ है, वो हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं करता है। तो उसके बाद मुस्लिम लोगों को भी ये मिलने लगा। एक ये केस और एक और केस है जो लैंडमार्क है आपका, ये तो शाह बानो का था ना, और एक है सायरा बानो का, ठीक है। सायरा बानो के केस में क्या हुआ था, ट्रिपल तलाक बैन हो गया था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला है आपका सायरा बानो, देखो नीचे सवाल दिया हुआ है, सायरा बानो का ट्रिपल तलाक केस, ठीक है। इसमें तलाक बिद्दत को बैन किया गया था। वो बोलते थे ना एक झटके में, कहीं से आया मुंह धोया तलाक तलाक तलाक, हो गया खत्म। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया था सायरा बानो केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो ये 2 लैंडमार्क केस हो गया। इम्पोर्टेंट 6 चीज़ें हमने बता दी आपको। इसके बाद और कुछ है तो देख लेते हैं। इसके बाद ये मेंटेनेंस का है, ठीक है, और गार्डियनशिप का, तो वो भी पढ़ देता हूँ। इसके बाद अपना पारसी लॉ है, तो किधर गया, गार्डियनशिप हिजानत फॉर माइनर। नहीं, आज पारसी लॉ नहीं कर रहा हूँ। पारसी लॉ और वो क्रिश्चियन लॉ जो है ना, वो छोटा छोटा है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो वो तो एक ही दिन में हम लोग इसको आप एक बार रिकैप करना जो आपने मुस्लिम लॉ का पढ़ा है ना, 5 मिनट 10 मिनट है ना, थोड़ा पॉइंट्स रिकैप करना। ठीक है। अगर किसी को लिखना हो तो लिख लो, हाँ, अभी पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है, ये भी सही बात है। मुस्लिम लॉ का जो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। चलो, मुस्लिम लॉ का किसी को अगर लिखना है इम्पोर्टेंट तो लिख लीजिए, ठीक है। हु इज मुस्लिम, सबसे पहला तो मुस्लिम कौन होगा, बाय बर्थ होना चाहिए मुस्लिम, ठीक है, या जो शरीयत एक्ट के हिसाब से मुस्लिम है, या वो जो मुस्लिम धर्म को प्रोफेस करता है, मानता है, या वो जो कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। मुस्लिम कैन बी कन्वर्जन, ठीक है, मुस्लिम कैन बी बाय कन्वर्जन, अगर कोई कन्वर्ट हुआ है तो भी मुस्लिम होगा, ठीक है, या माता पिता मुस्लिम है, ठीक है, तो भी वो मुस्लिम होगा, या मुस्लिम धर्म को मानता है तो भी मुस्लिम होगा, पहली बात। दूसरा सोर्स क्या है मुस्लिम लॉ का, तो एंशिएंट सोर्स में 5 सोर्सेस हैं, एंशिएंट सोर्स में 5 है। पहला कुरान, ठीक है, दूसरा सुन्ना, तीसरा इजमा, चौथा कियास, पांचवा कस्टम, ठीक है। मॉडर्न सोर्स में 3 है, इक्विटी, जस्टिस एंड कॉन्सेंस, प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेशन, ठीक है। इसके बाद अगला है आपका स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ। तो मुस्लिम लॉ के अंदर मेजर 2 स्कूल हैं, पहला सुन्नी लॉ, दूसरा सिया लॉ, ठीक है। सिया लॉ के अंदर भी 4 जो है आपका स्कूल है, सब स्कूल बोलते हैं उसको। सिया लॉ में, सुन्नी लॉ में 4 है, सिया लॉ में 3 है। सुन्नी लॉ के अंदर पहला स्कूल है हनफी स्कूल, दूसरा मलिकी स्कूल, तीसरा सैफई स्कूल, चौथा हनबली स्कूल, ये सुन्नी स्कूल के अंदर है, ठीक है। सिया स्कूल के अंदर 3 है, पहला है इथाना असरिया, दूसरा इस्माइलिया और तीसरा जईदिया, ठीक है। ये हो गया आपका स्कूल। सब नाम याद रखना जरूरी है सर। नहीं, नाम देखिए मैं आपको बता दूं, 25 मार्क्स के आपके मुस्लिम लॉ के रहेंगे, 25 मार्क्स का आपका इंडियन सक्सेशन एक्ट से रहेगा जो कि क्रिश्चियन लॉ का है, डाइवोर्स का, ठीक है। 10 मार्क्स पारसी लॉ और 10 मार्क्स क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, ठीक है। तो अगर 25 मार्क्स में पूछा भी जाएगा तो आपको ये सोर्सेस से अगर पूछा जाएगा तो एक सवाल आएगा, अगर आएगा भी तो, ठीक है। तो आपके पास 3 क्वेश्चन और रहेंगे ना ऑप्शन में, तो ये जरूरी नहीं है कि यही आपसे पूछा जाए। अगर पूछा जाएगा तो और आपके पास तो ऑप्शन रहेगा ही ना, 10 में 6 बनाना रहता है तो 4 ऑप्शन तो वैसे ही है। अगर लॉन्ग में पूछा गया तो 4 पूछेगा तो 3 बनाना रहेगा, तो ऑप्शन तो उसमें भी रहेगा, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको ये सब याद ही हो, किसी को याद नहीं होता इतना, ठीक है।
ये हो गया स्कूल्स। इसके बाद है आपका शरीयत एक्ट के बारे में पढ़ना है कि शरीयत एक्ट किस किस चीज़ से डील करता है। तो शरीयत एक्ट जो है मुस्लिम लोगों में सक्सेशन से डील करता है, मेंटेनेंस के बारे में बात करता है, डावर के बारे में बात करता है, मैरिज के बारे में बात करता है, डाइवोर्स के बारे में बात करता है, गिफ्ट के बारे में बात करता है, गार्डियनशिप के बारे में बात करता है, ये सब बात करता है इसमें, ठीक है। इसके बाद मुस्लिम लॉ के अंदर जो शादी होता है वो कितने टाइप का होता है, काइंड्स ऑफ मैरिज। तो काइंड्स ऑफ मैरिज जो है आपका, एक सेकेंड, हाँ काइंड्स ऑफ मैरिज है, 4 तरीके का मैरिज होता है आपका। मैरिज में कौन कौन सा होता है 4 तरीके का। सबसे पहला होता है, किधर गया, एक सेकेंड, हाँ पहला होता है सही मैरिज, ठीक है, जिसको वैलिड मैरिज कहा जाता है। दूसरा होता है फासिद मैरिज, जिसको इरेगुलर मैरिज कहा जाता है। तीसरा होता है वॉइड मैरिज, बातिल मैरिज, जिसको वॉइड मैरिज कहा जाता है। और चौथा है आपका मुट्टा मैरिज, ठीक है, जिसको टेम्पररी मैरिज कहा जाता है, जो इंजॉयमेंट के लिए किया जाता है, ठीक है। ये 4 मैरिज होता है। डाइवोर्स, ये शादी के लिए भी 4 एसेंशियल है जो आपके शादी को वैलिड करता है, ठीक है। आपको अगर शादी का याद नहीं रहेगा मुस्लिम लॉ में, तो आप कॉन्ट्रैक्ट का याद रखना, क्योंकि मुस्लिम लॉ में जो शादी होता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कंसेंट होना चाहिए दोनों पार्टी का, बराबर है। कैपेसिटी होना चाहिए दोनों पार्टी का, बराबर है। इसके बाद ऑफर और एक्सेप्टेंस होना चाहिए, सही बात है। और कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है, तब होगा आपका वैलिड मैरिज। अब डाइवोर्स जो है, डाइवोर्स कितने टाइप का होता है। तो डाइवोर्स जो होता है आपका, एक सेकंड, हाँ डाइवोर्स जो है मेजरली 2 तरीके का होता है। एक होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल डाइवोर्स, ठीक है, और दूसरा होता है जुडिशियल डाइवोर्स। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल डाइवोर्स का मतलब होता है बाहर से जो आप डाइवोर्स लेते हो, ठीक है। जुडिशियल का मतलब जो कोर्ट कचहरी या उनके जो लीगल प्रोसीजर होंगे उसके तहत। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल डाइवोर्स में होता है, पहला पति के द्वारा जो दिया जा सकता है वो है तलाक ए सुन्ना और तलाक सुन्नत बोलते हैं उसको, और तलाक बिद्दत, ठीक है। और दूसरा है तलाक इला और तलाक जिहार। ये 4 तरीके का जो तलाक है वो सिर्फ पति दे सकता है, ठीक है। पत्नी जो दे सकता है उस तलाक को बोला जाता है तलाक तफवीज। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, डिफाइन तलाक तफवीज। तो तलाक तफवीज का मतलब है जो पत्नी के द्वारा इनिशिएट किया जाता है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, उसको बोला जाता है तलाक तफवीज, ठीक है। अगला है म्यूचुअल एग्रीमेंट के द्वारा, दोनों पति पत्नी सहमति से जब करते हैं डाइवोर्स, तो उसको बोला जाता है म्यूचुअल एग्रीमेंट, ठीक है। तो उसमें अगर पत्नी ने कंसेंट दिया है पहले तो वो खुला माना जाएगा, और पति ने पहले दिया है कंसेंट, ठीक है, होता म्यूचुअली ही है, लेकिन उसमें भी कोई इनिशिएट करता होगा ना, दोनों अपने आप में तो नहीं आ जाता होगा। मैं बोलूँगा कि मुझे डाइवोर्स चाहिए, पत्नी बोलेगी कि हाँ यार डाइवोर्स ले लेते हैं, तो मैंने इनिशिएट किया ना। तो मर्द इनिशिएट करेगा तो मुबरत होगा, अगर पत्नी इनिशिएट करेगी तो खुला माना जाएगा, ठीक है। लेकिन दोनों होता है म्यूचुअल कंसेंट से ही। और अगला है आपका जुडिशियल प्रोसेस, ठीक है, इसको भी उर्दू में मुस्लिम लॉ में लियान और फसक कहा जाता है, ठीक है। तो हमने शादी भी करा दिया, डाइवोर्स भी करा दिया, वैलिड कब होगा वो भी देख लिया, ठीक है। अब डावर क्या होता है ये भी बता दिया मैंने। जब मुस्लिम लॉ में शादी होता है, ठीक है, तो एक पक्ष बोलते हैं कबूल है, दूसरा बोलता है हाँ कबूल है, कबूल है, हाँ कबूल है, तो ये ऑफर और एक्सेप्टेंस हो गया। अब कंसिडरेशन के तौर पर पति जो है अपनी पत्नी के लिए कुछ अमाउंट फिक्स करता है, ठीक है, कि ये मैं आपको दूंगा। वो अमाउंट पत्नी जब चाहे ले सकती है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है डावर। उस अमाउंट को डावर या मेहर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये डावर और मेहर भी 3 टाइप का होता है। अगर हस्बैंड के द्वारा फिक्स किया गया है, ठीक है, और हस्बैंड अगर इनकैपेबल हो जाता है तो गार्डियन के द्वारा वो सेटल किया जाएगा, जिसको स्पेसिफाइड डावर कहा जाएगा, ठीक है। दूसरा है प्रॉम्प्ट डावर। प्रॉम्प्ट डावर का मतलब होता है इट कैन बी पेड बिफोर और आफ्टर कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज। शादी हो गया, पति पत्नी फिजिकल भी हुए, कंज्यूमेशन का मतलब वही होता है ना, फिजिकल होने से पहले या बाद में, जब चाहिए उसको वो डावर
वो क्लेम कर सकती है। ठीक है। और तीसरा होता है डेफर्ड डावर। डेफर्ड डावर का मतलब होता है या तो मर गया है पति, ठीक है, या डाइवोर्स ले ली है, उसके बाद अगर वो डावर क्लेम करती है तो वो डेफर्ड डावर होता है। ठीक है।